तो हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डालें सभी लोग, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हमें दो डिफरेंट कंसंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के दिए गए हों, व्हेन सीधे लिख लेंगे, व्हेन टू डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन अब दिए हो तो हम उससे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो नंबर 1 दो अलग अलग कंडीशन है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एन बना है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन, तो रिएक्टेंट का दिया तो सबसे पहले आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को लेकर। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मतलब ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है R, और इधर ये बेटा क्या है, टाइम है। ठीक है, इधर ये क्या है, टाइम। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुरुआत में बहुत ज्यादा होता है, और जैसे ही जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे ये कंसंट्रेशन क्या होने लगता है, घटने लगता है, ऐसे जाता है ग्राफ। ठीक, सपोज दैट इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुरुआत में कितना है, शुरुआत में है ये x1, और यहां पर जो टाइम है, यहां नीचे आ जाओ, यहां टाइम आएगा t1। ठीक है, कुछ समय बाद ये ग्राफ यहां पर आया और यहां पर इसका जो कंसंट्रेशन आया वो x2, और यहां पर जो टाइम होगा वो होगा t2। समझ गए कि नहीं? तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन, और ये रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा, ये एवरेज रेट होगा। कौन सा होगा, ये एक प्रकार से एवरेज रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम लिखेंगे फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, अब फाइनल कंसंट्रेशन बेटा किसका है, रिएक्टेंट का है, क्योंकि हमारे कंसंट्रेशन किसके दिए गए, रिएक्टेंट के, तो रिएक्टेंट की ही बात हो रही है। अब आप समझो कि फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, मतलब फाइनल का मतलब जो लास्ट में है, लास्ट में कितना है, ये ए कंडीशन थी और ये बी कंडीशन है, तो ये फाइनल x2 आया, ये वाला फाइनल कंसंट्रेशन है। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस, और इनिशियल क्या है, x1 है। अब टाइम इंटरवल क्या होगा, टाइम इंटरवल तो पता है, फाइनल माइनस, तो t2 माइनस t1। ये समझ में आया नहीं आया? अब आप बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, x2 बड़ा है या x1 बड़ा है? तो आपको पता है यहां भी x1 होगा, ये x2 लिख दिया, x1। तो बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, तो भाई ऊपर जो है वो बड़ा है, x1 बड़ा है और x2 क्या है, छोटा है। तो आप यहां लिख सकते हो x1 इज लोअर देन x2। तो जो ये इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो प्लस में होगा या माइनस में? भाई जब ये छोटा है, ठीक, सॉरी उल्टा हमने लिख दिया ऐसे, x1 ग्रेटर देन x2। तो आप बताओ कि जब ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बताओ ये माइनस का आएगा प्लस का? तो ये माइनस का आएगा, क्या आएगा, माइनस का। तो ये डेल्टा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा x, और इनका डिफरेंस डेल्टा t, और ये काहे का होगा, माइनस का। और ये किसका आया, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल, ये आपके समझ में आ गया होगा। ये अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, ऐसे करके कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको कर लीजिए। इसके बाद अब हम आगे बात करेंगे और दूसरी बढ़ेंगे टॉपिक पर। दूसरा क्या होगा, अब दूसरा जो है, अगर हमें रिएक्टेंट की जगह किसका कंसंट्रेशन दिया गया हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये नंबर दूसरा है। ठीक है, फिर ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, इधर टाइम और इधर क्या करना है, इधर अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। तो भैया शुरुआत में जब 0 टाइम होगा तो प्रोडक्ट भी 0 होगा, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ग्राफ जाएगा इसका, ये हमने पीछे बताया था। तो अब आप क्या करो, कोई दो कंसंट्रेशन ले लो। मान लिया यहां पर ये x1 कंसंट्रेशन है, और यहां से हमने ये मेजर किया। ठीक है, यहां पर x1 आया और यहां पर टाइम कितना रहा, t1,
उसके बाद यहां से यहां तक कितना रेट चेंज हुआ ये हम देख रहे हैं। तो यहां पर x1, तो यहां पर क्या हो गया x2, और यहां टाइम क्या आया t2। ठीक, अब वही रेट ऑफ रिएक्शन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। अब फाइनल कितना है बेटा, फाइनल देखो कितना है x2, तो फाइनल कंसंट्रेशन x2 माइनस इनिशियल कितना है x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब आप बताइए इसमें कौन ज्यादा है, x2 बड़ा है x1, तो x2 बड़ा है। तो आप देखिए, तो लिख देंगे x2 इज ग्रेटर देन x1, जब ये बड़ा है वो छोटा है तो क्या आ जाएगा डेल्टा x बटे डेल्टा t। तो ये काहे का आएगा, जब ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आया। समझ में आया नहीं? तो रिएक्टेंट में जब भी रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो निगेटिव आता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली हम लोग dx अपॉन dt भी लिख देते हैं। dx अपॉन dt अगर कहीं लिखा है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद द टाइम, है या नहीं है? तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा जाता है। तो ये भी आप अपनी कॉपी पर बना लीजिए। तो इस तरीके से बेटा हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन टाइम के साथ दिए गए हैं तो ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं, और अगला टॉपिक हमारा जो है वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डालो, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बात हम करते हैं। देखो बेटा, खास तौर से अगर मैं बोलूं तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, पहले तो वो समझो, और फिर उस पर अगर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया फिर तो आपको सब समझ में आ जाएगा। समझो, जैसे कि ये A प्लस बी है, A प्लस बी, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये है रिएक्टेंट। तो A प्लस बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारी जो केमिकल काइनेटिक है उसका एक थ्योरी है जिसे हम कोलेजन थ्योरी बोलते हैं। और कोलेजन थ्योरी जो है, कोलेजन थ्योरी वो ये कहती है, कोलेजन थ्योरी अब सिलेबस से हट गई है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहती है कोलेजन थ्योरी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होती है, वो जब होती है जब उनके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन होता है। कोलिजन होता है, क्या होता है, कोलिजन। तो जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होता है तब केमिकल रिएक्शन होती है। कोलिजन मींस टक्कर होती है, ऐसे टकराते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तभी उनके बीच क्या होती है, रिएक्शन होती है। सभी कोलिजन जितने भी कोलिजन हो रहे हैं, क्या वो सारे कोलिजन रिएक्शन के लिए या प्रोडक्ट बनाने के लिए यूजफुल हैं? तो नहीं। पहली बात ये याद रखो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन के फलस्वरूप ही होती है। यू कैन से दैट एनी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड आफ्टर द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, बट ऑल द कोलिजन कैन नॉट गिव प्रोडक्ट। Only those collisions which are in proper axis, they are effective collision and responsible for the formation of product. Understand? Means that effective collisions are responsible for the formation of product. मतलब अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और इफेक्टिव है तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो इफेक्टिव कोलिजन क्या है, इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रॉपर एक्सिस में कोलिजन करते हैं। समझ लो बात को, जैसे कि ये A2 था, A2 B2, अब ये AA है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल AA है, और ये BB है, ठीक है, BB है, ऐसे करके मॉलिक्यूल है पूरा।
तो इसको तुम A मान लो, इसको तुम B मान लो, तो ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं। तो ये जब ऐसे आकर आपस में ऐसे टकराएंगे, जब ये ऐसे टकराएंगे तब इनके बीच इफेक्टिव कोलिजन होगा। अगर ये ऐसे टकरा रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऐसे टकरा रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऐसे टकरा रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब जब ऐसे टकराएंगे या फिर ऐसे टकराएंगे तभी इनमें क्या होगा, इसको इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे, और इफेक्टिव कोलिजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड? तो एक बात आपके दिमाग में आ गई कि कोई भी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन के फलस्वरूप होती है, बट सभी कोलिजन प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। सिर्फ वही कोलिजन प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होता है, और इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जिसमें मॉलिक्यूल प्रॉपर एक्सिस में कोलिजन करते हैं। समझ में आया ना? हाँ, गुड, समझ में आ गया। तो एक चीज आपके ये समझ में आ गई। अब बात यार है कोलिजन। तो जब कोलिजन कब होगा भाई? कोलिजन कब होगा? कोलिजन तब होगा जब मॉलिक्यूल बहुत तेजी से मूव कर रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उनके बीच होने वाले कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। समझ गए कि नहीं? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब आपके एक बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग की, कि कौन कौन से फैक्टर तो इफेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ये कोलिजन थ्योरी आपको याद नहीं रखनी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि इससे ये होता है। अब समझिए बात को कि इसके फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आप लिख लो गिवन बिलो, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में लिख लो गिवन बिलो, और पहली हेडिंग डालो टेम्परेचर। पहली हेडिंग डालो टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो आप सभी लोग बताइए टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके हिसाब से, क्या लगता है? आप सोचिए। सोच लिया? बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, तो घटेगा नहीं, लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि सर बढ़ जाएगा। जो लोग कह रहे हैं बढ़ जाएगा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनके बीच होने वाले कोलिजन बढ़ जाएंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लिख लो। इसमें जनरली एक बात लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं बार बार, लिख लो, लिखने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। लिखो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग temperature. Rate of reaction increase with increasing temperature because number of effective collision increases. Because number of effective collision increases. अब एक स्टेटमेंट आपको बता दें कि जैसे कोई रिएक्शन अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हो रही है, ठीक है, और आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करके 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो आपको बता दें रेट ऑफ रिएक्शन कितनी इंक्रीज हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन लगभग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 2 से 3 गुना तक। 2 और 3 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग 10 डिग्री डिफरेंशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो सीधे आप लिख लो और रेडिएशन। ठीक है, तो भैया लाइट का मतलब तुम सनलाइट से ले लो। अगर सनलाइट में रख दिए कोई चीज, तो सनलाइट में रखने पर सन की एनर्जी उसको मिलेगी। सन की एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा? सन की एनर्जी मिलेगी तो कोलिजन बढ़ जाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो लिख दो, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और रेडिएशन, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और रेडिएशन। ठीक, ये लिख लिया। थर्ड पॉइंट लिखिए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज्ड। लिख लिया? ठीक, इतना लिख लीजिए, 1 मिनट। तो ये लिख लिया। अब एक और लिख लीजिए, फोर्थ
इफेक्ट। कैटालिस्ट का लिखो, जब कोई कैटालिस्ट मिला देंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है अभी मैं बताऊंगा, पहले आप ये लिख लो, लिखो इंक्रीज्ड। तो नीचे आप चाहो तो एक बात लिख लेना, एक्टिवेशन एनर्जी से लेकर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो होगी और एक होता है हाई होना, ठीक है। तो अगर ये लो है तो ये फास्ट रिएक्शन होगी, जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। हाई है तो रिएक्शन कैसी होगी? स्लो रिएक्शन होगी, मतलब रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो ये नीचे लिख लेना इसके। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। जैसे कि मान लेते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, समझो बात को, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, उनके पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है। अब उनको कोई भी रिएक्शन प्रोसीड कंप्लीट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी है, ठीक है, इतनी एनर्जी चाहिए। तो इतनी एनर्जी उनको चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ये इधर टाइम है, टाइम के साथ में, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि रिएक्शन तुमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए उनकी पहले से ही एनर्जी जीरो है, ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ पहले से एनर्जी होती है। मान लेते हैं आपने ए और बी, ये ए प्लस बी, A2 प्लस B2 जो भी ले लो, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। तो ये जो हमारे रिएक्टेंट हैं इनकी पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। मान लेते हैं इनकी पहले से इतनी ये एनर्जी है, ठीक है, जो पहले से है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में। अब इनको अभी इतनी एनर्जी और चाहिए रिएक्शन को होने के लिए। अब ये एनर्जी कैसे लेंगे? ये एनर्जी प्राप्त करेंगे कोलेजन द्वारा। जब इनके बीच कोलेजन होंगे तो कोलेजन होने लगे, मान लिए कोलेजन होने लगे और ये इतनी एनर्जी पहले से थी इनके पास। अब इनके पास कोलेजन होने लगा और इनकी एनर्जी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, यहां तक पहुंच गई। जैसे यहां तक पहुंची, यहां पर ये इनका प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। समझ में बात आई? तो क्या हुआ कि इनको इतनी एनर्जी इनके पास पहले से थी, ठीक, ये एनर्जी क्या थी? पहले से थी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन है। और इनको ये जो इतनी एनर्जी थी वो एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ी। ये इतनी जो एनर्जी थी वो इनको अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ी। ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी की इनको जरूरत पड़ी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, यही क्या होती है? यही होती है एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। EA से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, EA से रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, EA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ में बात आई या नहीं आई? अब आप देखो, ये जैसे यहां पर है, ये अगर और ऊपर हो जाए, जैसे ये बढ़ जाए, इतना हो जाए, तो अब ये रिएक्शन को इतना ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसको कंप्लीट होने में टाइम ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? ज्यादा लगेगा। अगर ये और कम हो जाए, इतने से यहां से चली जाए, तो अब तो ये और जल्दी चली जाएगी। तो कहने का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्शन उतनी तेजी से हो जाएगी, ठीक है, फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। तो कैटालिस्ट यही करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर एक मैं बात बोलूं तो बहुत किताबों में ये लिखा है सीधे सीधे कि कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, बट द रियल फैक्ट इज दैट कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं करता है। आप कहोगे सर क्यों, कैसे कैसे कम नहीं करता है? देखो बेटा, किताबों में यही बात लिखी है और हम आपको यही बता रहे हैं और आपको एग्जाम में भी यही लिखनी है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल अगर मैं बात करूं तो ये बात एक्सपेरिमेंटल में फेल हो जाती है। जैसे ऐसे समझो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके कई पाथ होते हैं, ऐसा नहीं कि वो एक पाथ से ही कंप्लीट होती है, उसके बहुत सारे पाथ होते हैं, ठीक है। तो कैटालिस्ट का काम ये होता है कि वो रिएक्शन को उस पाथ पर ले जाता है जिधर से वो इजीली और बहुत जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये काम होता है कैटालिस्ट का, ठीक है, ना कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। जैसे आप समझो कि कोई एक घर बना है, इस घर में एक चोर को चोरी करने जाना है इस घर के अंदर, तो चोर चोरी करने वाला है इस घर के अंदर,
तो चोर क्या करेगा, उसने देखा सामने बहुत ऊंची दीवार थी तो उस दीवार को वो काटना शुरू करेगा और काट कर छोटी करेगा, फिर जाकर वो अंदर कूदेगा और चोरी करेगा। क्यों? नहीं, कतई नहीं। पहले वो इस पूरे घर को चारों तरफ से एनालाइज करेगा, वॉच करेगा, और जो रास्ता उसको सबसे आसान लगेगा, जहां से वो आसानी से प्रवेश कर सकता है अंदर घर के, उस रास्ते की खोज करेगा इस पूरे घर में और उसी रास्ते से वो इंटर करेगा। कैटालिस्ट यही काम करता है कि रिएक्शन के बहुत सारे पाथ होते हैं, वो इनमें क्या करता है, उस पाथ को ढूंढता है जिसमें आसानी से रिएक्शन हो जाती है। लेकिन याद यही रखना कि कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। दिमाग के लिए थोड़ा सा याद रखो चीजें, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी बनाए रखिए। तो ये इतना आज इतने ये फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हो गए। ये आप अपनी कॉपी पर सारे फैक्टर्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो